नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं रोज़ यहाँ पार्क आता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसी आदत डालें। इस तरह की वीडियो कई मैंने पोस्ट की हैं और वो इसलिए पोस्ट की हैं कि मैंने जो देखा है कई लोगों को कि बेचारे परेशान रहते हैं। कोई कहता है घुटनों में दर्द होता है, कोई कहता है कि हार्ट में दर्द होता है या चेस्ट पर दर्द होता है। अब वो समझते हैं कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाते हैं, तमाम ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन होता यह है कि ट्रीटमेंट के बाद दवाई स्टार्ट हो जाती है, दवाई खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताऊं मैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं उनमें कि जिनको के हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, गैस बन जाती है उनको और रात के समय 2-3 बजे 4 बजे करीब दर्द उठ जाता है। तो वो अगर ऐसी जगह पहुंच गए जहां माफिया टाइप का कोई डॉक्टर बैठा है तो वो उसको हार्ट डिसीज़ आपको बता देगा और ऐसी दवाई देना शुरू कर देगा कि आपकी वो प्रॉब्लम बढ़े और बढ़ने के बाद आपको समस्या हो, आप ऑपरेशन कराएं, जो भी कराएं वो भी अलग बात है। तो मेरा आप लोगों से बार बार निवेदन यही रहता है कि आप ऐसी आदत डालिए, शाम को जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाइए। मोबाइल नहीं सोने दे रहा आजकल, जैसा कि जानकारी में है मेरे, उसमें मैं खुद इंक्लूड हूँ। जब मोबाइल हाथ में आता है तो एक के बाद एक कुछ न कुछ सर्च उसमें होता रहता है और बहुत सारी चीज़ें आदमी देखता है, नींद गायब हो जाती है। नींद जब गायब हो जाती है तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, फिर आप रात भर सो पाए या न सो पाए, जैसी आपकी नींद पूरी नहीं हो सकती। और जब नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह आप पे परेशान या हेडेक या जो भी तब समस्या आती है। मैं बार बार यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक अच्छी आदत डाल लीजिए जीवन में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को बदलें, मैं केवल कह रहा हूँ एक आदत बदलने से आपका जीवन सुधर सकता है। तो क्यों न ऐसा कर ले कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। कोई बच्चों की आपने सुनी होगी, मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये आदत डाल लीजिए, क्या दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो वो उसमें मतलब मैं समझता हूँ कितना भी बिजी आदमी है, देर से आता है जल्दी आता है, आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। खैर ये बात तो हो गई। आज मैं एक ऐसा सब्जेक्ट पर कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ जे मेरे अलावा आपको भी शायद चुभती होगी बात। अभी हम लोग सब कोरोना डिसीज़ से हमारा देश, सारे देश, बहुत सारे देश, विश्व पूरा परेशान रहा। उसमें कई संदेश WHO ने जारी किए कि अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। WHO ऐसे कहता गया, वैसे वैसे हर सरकार करती गई। तो उसमें अब आके वो समय आ गया है कि हम लोग उससे बाहर निकले हैं, सारे काम खुल गए हैं, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी WHO के हिसाब से डिसीज़ है। हालांकि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगाना शुरू हो गई है। अब 60 पहले लग रही है, उससे पहले स्टाफ का लगा, जो भी लगा। तो इन सब में योगदान आप जानते हैं किसका हुआ? उस समय जब लॉकडाउन लगा हुआ था और ये बीमारी चरम पे थी, उस समय हमारे डॉक्टर्स, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो उसमें लगे हुए थे। ईश्वर के बाद अगर कोई है इस पृथ्वी पर तो वो डॉक्टर ही। डॉक्टर्स जो हैं हेल्प कर रहे थे, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे थे, डॉक्टर्स सारी टीम लगी हुई थी, सारा स्टाफ, नर्स, डॉक्टर्स या जो भी मेडिकल संबंधित था, सरकारी था, सब लगा हुआ था। प्राइवेट नर्सिंग होम बंद करा दिए थे क्योंकि गवर्नमेंट को सरकार पे, सरकारी डिपार्टमेंट पे यानी अपने आप पे ही विश्वास होता है, इसलिए प्राइवेट नर्सिंग होम मैक्सिमम बंद थे। कहीं कुछ जो है बेड बना दिए हों तो वो बात एक अलग है। तो सरकार को विश्वास तो
है अपने आप पर ही, अपने स्टाफ पर ही, अपने सरकारी डिपार्टमेंट पर ही। लेकिन सरकार भी हमारी आजकल हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा सरकारी विभाग चाहती नहीं है और वो धीरे धीरे प्राइवेटीकरण की तरफ बढ़ा रही है। कारण कोई भी हो उस पर मैं नहीं आऊँगा। मैं दोस्तों कहना चाह रहा हूँ, वो डॉक्टर जो कि उसमें तन मन धन से सब तरह से सेवा कर रहे थे, वो धन्यवाद के पात्र हैं। हम उनका आदर करते हैं, दिल से उनको हम प्रणाम करते हैं। उसी बीच में कुछ सूचनाएं ऐसी भी आई थी कि कुछ लोग ऐसा भी, कहीं कुछ ऐसा भी हो रहा है कि कोई पेशेंट गया, एडमिट हुआ, थोड़ा सा बुखार था, उसको एडमिट हुआ और एडमिट होने के बाद सुबह उसके घर पर सूचना आ गई, पुलिस वाले आ गए कि भाई तुम्हारा आदमी ख़त्म हो गया। कुछ लोग तो अकेले ही गए थे, इतने बीमार नहीं थे, लेकिन अकेले गए थे, सूचना आ गई। तो उसमें कुछ अफवाह हैं या क्या है, सच है, वो मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा, लेकिन शेयर कर रहा हूँ कि कुछ जानकारियाँ ऐसी भी आई थी कि भाई पैक करके दे देते, हमें क्या मालूम कि इस बॉडी में क्या था, क्या छोड़ा। खैर ये बात भी छोड़िए, जो भी होगा ऊपर वाला जाने। क्योंकि जिसके यहाँ कोरोना का मरीज़ एक्सपायर हुआ था या परिवार का, वो उसको तो छूने का, अगर देखने तक को नहीं गए। बहुत से लोगों ने तो कह दिया कि भैया हम नहीं जा रहे, आप ही करा दो उनका अंतिम संस्कार, तो उन्होंने करा दिया। दोस्तों, डॉक्टर भगवान है, बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी होती है। हम भी आज जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास ही भागते हैं और डॉक्टर डिसीज़ से बाहर निकाल के लाता है, स्वस्थ करता है, सब कुछ करता है, मेडिकल करता है। लेकिन इस डॉक्टरेट लाइन में कुछ माफिया, मेडिकल माफिया भी है, जो अपने आप में संतुष्ट नहीं हो रही। वो किस तरह संतुष्ट नहीं हो रही कि कोरोना हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब उन्होंने अपने पेशेंट देखने शुरू किए, तो मैं आगरा का हूँ, आगरा की बात कर रहा हूँ। आगरा में मैक्सिमम हर डॉक्टर ने 100 रुपये बढ़ा दिए, 100 का नोट हर फीस बढ़ा दी। जो 300 लेता था वो 400 लेने लगा, जो 400 लेता था वो 500 लेने लगा, जो 500 वो 600, जो 800 वो 900, मतलब इस तरह की फ़ीस कर दी। मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि क्या आप इतने, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है या ख़राब थी कि आप 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने लॉकडाउन में जो खर्चे हुए उनको नहीं झेल पाए और आपने उसकी फ़ीस बढ़ा दी? फीस बढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरली लोग जो जाता है वो तो अपने इंतजाम से 1000-2000 रुपये लेके ही जाता है, तो 100 रुपये कोई मायने नहीं रखते। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो 100 का नोट बहुत अखरता है, बढ़ा हुआ 100 का नोट अखरने लगता है कि ये फ़ीस और बढ़ गई यार, 500 थे अब तक 600 हो गई। तो मेरा मानना ये है कि डॉक्टर साहब, आप ईश्वर के बाद सेकंड स्टेप पे जनता आपको मानती है, आपका आदर करती है। अगर आप पर कोई असर नहीं पड़ता है 100 रुपये बढ़ाने से, आपके नोट बढ़ जाएंगे, ठीक है, आपकी काउंटिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। आप उस पैसे को किस तरह से यूज़ करते हैं ये खुदा ही जाने, कहाँ यूज़ करते हैं ये खुदा जाने। कुछ लोग नर्सिंग होम वगैरह बनाते हैं, उसमें जो है बहुत सारा, उनके प्रोजेक्ट भी बड़े बड़े होते हैं, सपने बड़े बड़े होते हैं, वो ठीक है, नोट बहुत चाहिए, आप ठीक है, लेकिन गरीब लोगों का ज़रूर ध्यान रखिए डॉक्टर साहब। मैं आपसे विशेष विनती करूंगा कि गरीब लोगों का, जो अच्छे लेवल के डॉक्टर हैं, जिनके पास पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, 10-20 बिल्डिंग भी हैं, नर्सिंग होम भी 2-4 चल रहे हैं, सब कुछ हैं, इस तरह के डॉक्टरों से मैं विशेष निवेदन करूँगा, प्लीज़ गरीब लोगों को बख्शिए। और कुछ लोग तो ये करते हैं कि पेशेंट ख़त्म हो जाता है, वेंटिलेटर पर रखे रहते हैं, उसके बाद पेमेंट जब तक नहीं होता तब तक उसको निकालते नहीं। ठीक है, आपका पेमेंट आपको लेना है, लीजिए, लेकिन बेचारों को काटिए नहीं, क्योंकि गरीब, किसान, मजदूर, हर तरह का तबका आपके नर्सिंग होम में आपको भगवान समझ के जाता है, और आप उसको अगर काटते हैं तो ये बहुत दर्दनाक बात है। और ये आपको यहाँ शायद समय सही है आपका, तब तक आपको महसूस नहीं होगा। अगर किसी दिन समय गड़बड़ आ गया, ऊपर वाले का डंडा बहुत सख्त होता है, और जो कि दिखता भी नहीं। तो प्लीज़ 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 गरीबों पर दया करिए, जो सक्षम है उससे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीबों पर दया कीजिए। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वो
पार्क पे या किसी स्थान पे या किसी मार्केट में कैंप लगाते हैं, फ्री कैंप लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। कुछ डॉक्टर्स हफ्ते में एक बार फ्री देखते हैं, ये भी मैंने सुना है, देखा है। कुछ डॉक्टर दवाइयाँ भी फ्री देते हैं, देता है। मैं कहता हूँ कुछ डॉक्टर क्यों, सभी हाई फाई डॉक्टर जो जाने माने डॉक्टर हैं, सभी को अगर टाइम नहीं है तो महीने में एक बार किसी इंटीरियर स्थान पर जाइए, गाड़ी है आपके पास, कर्मचारी हैं आपके पास, कुछ जेनरिक दवाई रख लीजिए, सस्ती आती हैं, उन दवाइयों को डाल के ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट लेके बीपी या डायबिटीज़ वगैरह चेक कराने के सिस्टम लेके किसी गांव के एरिया में चले जाइए, विलेज की तरफ। आपका जो एक अलग एन्जॉय भी हो जाएगा, एक अलग तरह का दिन भी, माइंड भी चेंज हो जाएगा। अगर रोज़ आप पेशेंट देख देख परेशान हो जाते हो, वहाँ जाइए जहाँ आरएमपी या झोला छाप डॉक्टर जिन्हें कहते हो, उनके एरिया में जाइए और वहाँ एक दिन कैंप लगा दीजिए, फ्री सेवा कर दीजिए, फ्री दवाइयाँ बांटे आइए। फिर 1 महीने के बाद फिर दोबारा चले जाइए, फिर जो परेशान हो उनको फिर हेल्प कर दे। मैं समझता हूँ कि हर डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मैं गाँव में जाऊँ, क्योंकि उन पर पैसा होता है, डर भी होता है उनको। खैर, जो दिल के खुले हैं, दिल के साफ़ हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो ऐसी जो हेल्पिंग नेचर है, वो लोग ऐसा, क्योंकि माफिया तो नहीं करेगा, माफिया की बात अलग है। जो हेल्पिंग नेचर है, जो ऐसा करना चाहते हैं, वो एक बार इंटीरियर एरिया में जाएं, कोई एक स्थान चुन लें, वहाँ पर किसी स्कूल में या कैंप में छुट्टी वाले दिन कभी भी आप कैंप लगा दीजिए, फ्री दवाइयाँ बांटे आइए। यार क्या दिक्कत है, करोड़ों अरबों रुपये आए आपके पास, आप कर सकते हैं। खैर, जब मैंने आपसे विनती की। एक मैं घटना बताता हूँ बड़े हॉस्पिटल्स की, जो कि लूटपाट किस तरह की जाती है। हमारे एक रिलेटिव थे, नाम बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, नियरेस्ट ही है, उनके वो एक गड्ढे में गिर गए थे, तो उनका कूल्यू का जो जॉइंट होता है, गोल जो जिसे बोलते हैं बॉल, वो टूट गई थी। आगरा में डॉक्टर को दिखाया तो आगरा के डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑपरेशन तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें चलने में हल्की सी दिक्कत आएगी। तो चूँकि वो सक्षम थे वो लोग, उन्होंने सोचा क्यों ना बेहतर कराएं। तो डॉक्टर ने भी राय दी कि अगर आप आगरा में संतुष्ट नहीं है तो आप बाहर कराओ, दिल्ली जाओ, जयपुर जाओ, कहीं भी यहाँ करा लो। तो उस समय जो है कश्मीर का जो चल रहा था, जब वाईफाई और टेलीफोन सब बंद कर दिए थे, उस समय की बात घटना है वो। तो वो लोग परिवार के लोग बहुत परेशान हुए, किसी तरह से बातचीत हुई और करीब 5-6 लाख रुपए के पैकेज पे वो ऑपरेशन तय हो गया। वो लोग वहाँ गए, ऑपरेशन हुआ। वहाँ 25-30 डॉक्टरों की टीम ने उनका ऑपरेशन किया, और इस कदर ऑपरेशन किया कि टांग का वो भी जो बॉल टूटी है उसका ऑपरेशन कई घंटे वहाँ चाहिए। आप आगरा के डॉक्टर हैं या बाहर के, जो भी आप समझ सकते हैं किस तरह ऑपरेशन होता है। कोई जानलेवा नहीं होता, या जिसमें जान जाने का खतरा भी नहीं होता। ऑपरेशन हड्डियों का आसानी से हो जाता है। किया, और रात को 2 बजे तक वो जवाब नहीं दे रहे थे, घर वाले परेशान थे क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भाई, रात को 2-3 बजे कहा कि ऐसा हुआ है कि वो ब्लड, जिस टांग का ऑपरेशन किया है उसमें ब्लड नहीं जा रहा था, तो हमने हार्ट से बाईपास करके वहाँ पे ब्लड देने की व्यवस्था कर दी है, इसलिए टाइम लगा। तो मेरी कोई बात नहीं, ऐसा ही ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि टांग के ऑपरेशन में हार्ट को टच कैसे किया और क्यों किया भाई। उसके अलावा थोड़ी देर बाद फिर उनके पास खबर आती है कि ऐसा है कि टांग में ब्लड नहीं जा रहा और टांग काटनी पड़ेगी और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो घर वालों ने कहा कि टांग अगर काटनी है तो काट दो, पर जान बचे। खैर, वो अल्टीमेटली टांग तो नहीं काटी गई। सुबह 5 बजे करीब रिपोर्ट कह दिया कि वेंटिलेटर पे है वो, अब जो है थोड़ा सा निकाल दिया ऑपरेशन से। उसके बाद 2-3 घंटे बाद कह दिया कि वो ख़त्म हो गया। जबकि जैसा कि वहाँ पे हड़कंप था, जैसा कि डॉक्टरों के चेहरे पढ़े जा सकते थे, मैं तो नहीं था, वहाँ मेरा बच्चा था, मेरे और जो खास रिलेटिव थे वो थे, उन्होंने मुझे सब बताया था। उनकी हवाइयाँ उड़ रही थी, सब इधर उधर भाग रहे थे, परेशान थे। डॉक्टर से जब कहा कि भाई ये मर कैसे गए, तो बोले कि सर हो सकता है कोई बात हुई है, या ये हुआ है कि ब्लड जो कोई नस थी वो पहले जोड़नी चाहिए थी, वो नहीं जुड़ पाई है। और इस तरह से क्यों नहीं जुड़ पाई है। इतने ब्रिलियंट डॉक्टर, विदेशी डॉक्टर
जो यहाँ पढ़ने आए थे या आप कांटेक्ट में थे, टेलीकास्ट लाइव चल रहा था आपका, जैसे भी आप कर रहे थे, पूरी टीम वर्क काम कर रही थी, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्यों मर गया भाई पेशेंट? कौन जिम्मेदार था उसका? कौन जिम्मेदार था उसका भाई? मैक्स आके फलाने हॉस्पिटल में ये हुआ, फलाने हॉस्पिटल में ये हुआ, फलाने रोज आए थे, दंगे भी हो जाते हैं, किसी आदमी मर जाता है तो वो मार तोड़ भी करते हैं, तो उनका तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो जो कोई उद्यम करेगा तो उसको तो भगा देते हैं। गार्ड हैं, पुलिस है, उनके पास सब कुछ है, पूरी क्षमता है, वकील है, एडवोकेट है, मुकदमा लड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। खैर वो तो हमारे रिश्तेदार चले गए, ख़त्म हो गए, पूरी डेड बॉडी को छील छाल के इस कदर बेदर्दी से उनको जो ऑपरेशन किया था या जो भी किया उनके साथ, तो बॉडी भी देखने लायक नहीं थी। तो कुछ लोग इस तरह के भी हैं, कुछ डॉक्टर्स वास्तव में भगवान हैं, कुछ डॉक्टर इस तरह के भी हैं, और कहने सुनने पर केवल इतना ही हो पाया कि 4 लाख रुपए जमा थे, 2 लाख रुपए और देने थे, वो 2 लाख रुपए उन्होंने नहीं लिए फिर, और थोड़ा सा मीडियाबाजी भी हो गई थी, तो वहाँ से फ़ोन भी आया कि आप जो है ये पेपर वर्क क्यों निकलवा दिया आपने, आपको आप आते तो हम आपसे 2-4 लाख रुपए और ले जाते, हमसे कोई बात नहीं। खैर हम लोग इस नीयत के थे नहीं कि हमें हमारा आदमी चला गया तब भी हमको पैसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए था, कष्ट बहुत है, पूरा परिवार बिखर गया आज। उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां, एक की शादी हो पाई है, 2 बेटी हैं, बीवी उनकी मिसेज कुछ कर नहीं सकती हैं, तो जैसा भी ये जीवन बेचारे काट रहे हैं। वो एडवोकेट थे और अच्छे एडवोकेट थे, कोई कुछ नहीं कर पाया दोस्त, केवल एक थोड़ी सी खुरापात से, डॉक्टरों की खुरापात से कहें या उनकी बदमाशी कहें या उनका लापरवाही कहें, क्या कहें, ईश्वर नहीं जाने, ईश्वर ही जाने क्या हम नहीं कहना चाहते। खैर मैं सभी डॉक्टरों से निवेदन करूंगा कि जिनको आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि क्या आप जानती है सरकार कि इंटीरियर में जहाँ पर दूर दराज में जहाँ MBBS डॉक्टर, MD और बड़े डॉक्टर जाना पसंद ही नहीं करते, उस एरिया में वही डॉक्टर जिन्हें आप झोला छाप कहते हैं, वही डॉक्टर्स काम करते हैं, वही डॉक्टर जान बचाते हैं, वहाँ पे तुरंत ट्रीटमेंट वही देते हैं, प्राइमरी स्टेज पर ट्रीटमेंट वही देते हैं। वो बात अलग है कि वहाँ पे स्थिति ख़राब होती है तो वो इधर शहरों में भेजते हैं, तब वो आपके पास, और यही डॉक्टर बड़े जो आप यहाँ शहरों में बैठे हैं, आप ही कॉन्टैक्ट करते हैं झोला छाप डॉक्टरों से, आपके ही PRO घूम रहे हैं वहाँ पर, आप ही के PRO घूम रहे हैं वहाँ पर, जिनका आप विरोध करा के जिनके क्लिनिक बंद कराते हो CMO से मिलके, ठीक है, आप ही वहीं से मरीज आते हैं आपके यहाँ भी, आप उनसे कमा रहे हो लेकिन फ्री विरोध करो। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है कि अगर मेरा सरकार से भी निवेदन है कि प्लीज़ कुछ अगर वैसी व्यवस्था हो कि झोला छाप डॉक्टर, अगर वो नॉलेज है, एक छोटा सा कोई टेस्ट ले लो उसका, वो जानता है बुखार की दवाई, जानता है वो दस्त की दवाई या जैसी भी दवाई, उसको आप जो है सर्टिफिकेट दे दें या अनुमति दे दें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि सभी जगह अच्छे लोग हैं, सभी जगह बुरे लोग भी हैं, थोड़ा सा अंतर पड़ता है, ठीक है नहीं? तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करते हैं। एक फ़ोन आ रहा है, तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। नमस्कार।